किरदार 8-10 सफरनामा के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रंगमंच बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो रंगमंच का एक अपना प्रभाव रहा है, जिसने कई मनोरंजन के साथ में जन जागरण का कार्य भी किया है। पिछले 40 दशकों की भी यदि हम बात करें तो ये एक बहुत ही परिवर्तन के दौर से गुजरा है, और इन्हीं परिवर्तन के दौर में नाटक ने क्या देखा, नाटक से लोगों ने क्या सीखा, नाटक ने लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, उसी संदर्भ में हम बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भी कई विख्यात नाटककारों की, रंगकर्मियों की कर्मभूमि रहा है, और इसने नाटक के क्षेत्र में कई सितारे हमें दिए हैं। हमें ऐसे ही नट सम्राट की तलाश थी जिन्होंने भोपाल रंगमंच के लिए बहुत कुछ काम किया है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किरदार से। आलोक दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक दा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनएसडी से स्वर्ण पदक प्राप्त करना कितना कठिन था या कितना आसान था, और इस मुकाम तक आपकी जो यात्रा रही, कैसे शुरुआत हुई आपकी? दरअसल सबसे पहले तो मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं कि कई लोग बोलते हैं गोल्ड मेडल क्या होता है एनएसडी का। उनको लगता होगा कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है वैसा कोई गोल्ड मेडल होता होगा। दरअसल गोल्ड मेडल का मतलब है कि बेस्ट एक्टर ऑफ द बैच। तो मैं बेस्ट एक्टर था बैच का। मेरी रंग यात्रा एनएसडी के बहुत पहले से शुरू होती है, और एनएसडी जाने के पहले भोपाल उसमें आता है। दरअसल मैं बचपन से ही, मेरे माता पिता ने मुझे इस मामले में प्रोत्साहन दिया, कुछ था संस्कार। मेरी माँ स्वर्गीय चित्रा चटर्जी देहरादून की थी, और उन्होंने वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे से रविंद्र संगीत सीखा था, और वो 14 साल की उम्र में संगीत विशारद हो गई थी। फिर उन्होंने शांति निकेतन में म्यूजिक भी सीखा था। मेरे पिताजी ग्वालियर में पैदा हुए थे, स्वर्गीय एन के चटर्जी, और वो वहाँ KRG कॉलेज में पढ़ते थे, और अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक किया करते थे वहाँ उस समय ग्वालियर में। पर उनके माता पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, तो रेलवे में गार्ड की नौकरी पे आए, और उनको पहली पोस्टिंग दमोह में मिली, जहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे बड़े भाई का भी जन्म हुआ। तो मैं 5 साल का था, तो दुर्गा पूजा में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है प्रार्थना, उसको याद करा के, जैसे बच्चे को याद कराते हैं जी, मुझे स्टेज पर माँ ने भेज दिया। तो वो मेरा पहला मंच पे जाना था। उसके बाद मुझे एकदम से स्कूल के टीचर्स ने कैच किया और कहा कि तुम स्कूल के सारे कार्यक्रमों में एक्टिंग करोगे। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं फिर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से थोड़ा बचा, और मुझे उसकी माफ़ी मिली कि तुमने टेस्ट नहीं दिया था। मैंने कहा सर मैं तो नाटक की रिहर्सल में था। अरे हाँ, इज ए वेरी कल्चरल बॉय। तो कुछ वाइवा में भी, प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा नंबर मिल जाते थे। कॉलेज में जब मैं आया जबलपुर में, और इसके पहले सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, 9th क्लास में मैं दमोह से जबलपुर आ गया। तो सेंट थॉमस स्कूल में तो एक मिशनरी स्कूल में जैसा होता है, पर जब मैं कॉलेज में आया तो रॉबर्टसन साइंस कॉलेज में मैंने वहाँ पहले ही साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, कॉलेज अवार्ड में। उससे मेरा उत्साह बढ़ा। तो मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें नाटक करना है तो नाटक की संस्था से जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम कॉलेज में नाटक करके कोई ग्रेट एक्टर नहीं बन जाता। तो मैं वहाँ की संस्था विवेचना में गया, और विवेचना संस्था में मैं तब वहाँ मिला तत्कालीन हरिशंकर परसाई जी से, मैं मिला महान लेखक ज्ञानरंजन जी से, मेरे सीनियर वहाँ अरुण पांडे जी थे जी। तो 2-3 नाटक किए। अलखनंदन साहब वहाँ नाटक के निर्देशक हुआ करते थे। इसमें 3 साल बीत गए मेरे, और 1980 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ, और 81 में ऐड आ गया कि रंगमंडल भारत भवन भोपाल बन रहा है, युवा अभिनेताओं की आवश्यकता है। मेरे पास रेलवे से कमर्शियल इंस्पेक्टर की नौकरी का जॉब आया था, सरकारी नौकरी का, सेंट्रल रेलवे का। दूसरा उषा मेडिकल से था सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और तीसरा था रंगमंडल में इंटरव्यू का। तो पिताजी ने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, यहाँ पर जाके देखता हूँ। तो मैं रंगमंडल में आया, और यहाँ पर मुझे मेरे अपने नाट्य गुरु और मेरे पथ प्रदर्शक आदरणीय स्वर्गीय कारण साहब से मेरी मुलाकात हुई,
और कारंग साहब उन दिनों एनएसडी के डायरेक्टर थे और वो डायरेक्टर रहते हुए रंगमंडल के डायरेक्टर बने और फिर बाद में उन्होंने एनएसडी का डायरेक्टर छोड़ा। उन्होंने नाटक को गंभीरता से लेना सिखाया और पहला ही नाटक चतुर्भाणी था जो कालिदास समारोह में हुआ था, उसमें मैं मुख्य भूमिका निभाया था। फिर हयवदन, फिर आधे अधूरे, फिर रौशोमन, अंधायोग, लगातार मुख्य भूमिकाओं की झड़ी लग गई थी। तब 3 साल बाद मुझे लगा कि अगर जिंदगी भर नाटक करना है तो सिर्फ शो करते रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसकी पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा भी चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए चाहिए होती है। तो मैंने एनएसडी अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया। एनएसडी में 3 साल वहाँ काम किया। इरफान खान, मीता वशिष्ठ, अमित रंजन बैनर्जी, इदरीस, अशोक लोखंडे, भारती शर्मा, ये सब मेरे, विपिन, ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे। 1 साल सीनियर में पीयूष मिश्रा थे। तो मोहन महर्षि जी के साथ, राम गोपाल बजाज जी के साथ, रतन थियम के साथ, प्रसन्ना जी के साथ नाटक किए। शाकुंतलम, एसेंट ऑफ फ्यूजियामा, लोअर डेप्स, इडिपस रेक्स, गुरुभंगम, पणिक्कर साहब के साथ नाटक किया। तो तरह तरह की नाटकों की शैलियों का पता चल रहा था। साइकोफिजिकल थिएटर क्या होता है, संस्कृत थिएटर क्या होता है, ग्रीक थिएटर क्या है, पारसी थिएटर क्या है, रियलिस्टिक मैथड एक्टिंग क्या है। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो मेन रोल करते समय आपको 1-1.5 महीने रिहर्सल में अपने को लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं एनएसडी से वापस लौट के बेस्ट एक्टर का जो मुझे मिला अवार्ड, जिसे आप गोल्ड मेडल कह रहे थे, जी। तो मैं वापस रंगमंडल आया और 3 साल में यहाँ था। और फिर मैंने रुद्रदा के साथ फुटबॉल में, हरी फेदरा नाटक में मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, इंटरप्रेटर था और मेन रोल भी कर रहा था विभा मिश्रा जी के साथ, वो भी किया। आधे अधूरे तो पहले से कर रहा था, उसमें भी किया, फिर अंधाव में किया। उसके बाद मुझे लगा कि फादर बहुत मेरा चर्चित नाटक रहा। फिर मुझे लगा कि अब मुझे रंगमंडल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का कुछ काम करना है जी। तो लोगों ने कहा वापस क्यों आए थे? मैंने कहा वापस इसलिए आए थे कि एनएसडी में जो पढ़ा है उस पढ़ाई को प्रैक्टिस में डाल सकता हूँ कि नहीं, कि सिर्फ वो पीएचडी डीलिट की पढ़ाई है। सॉरी, वो बहुत बड़ी पढ़ाई है पीएचडी और डीलिट की, मैं आई रिस्पेक्ट, लेकिन रंगमंच की जो पढ़ाई है वो प्रयोग धर्मी है। वो रंगमंच पे उतर के ऑडियंस के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि हम उस समय कितने छोटे, कितने बड़े, कितने स्वीकृत, कितने तिरस्कृत हैं, वो उसी समय पता चलता है ऑन स्पॉट। तो मुझे अपने लगा, तो मैंने 1990 नवंबर 11 मेरे बेटे का दूसरा जन्मदिन था, 2 साल की उम्र थी, मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। रंगमंडल से छोड़ा मैंने, पत्नी पहले ही छोड़ चुकी थी शोभा, वो भी रंगमंडल में एक्ट्रेस थी, पर जब बेटा हुआ तो उन्होंने छोड़ा, फिर मैंने भी छोड़ा। दोस्त संस्था बनाई, फिर ध्रुव स्वामिनी पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, शाकुंतल बुंदेली में किया था, और मृच्छकटिकम हमने बुंदेली में किया था साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए, ध्रुव स्वामिनी किया था एसएनए के लिए, फादर और रुस्तम सोहराब किया हमने भारत रंगोत्सव के लिए। धीरे 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 ग्रुप की प्रतिष्ठा हो गई। इसके अलावा मुझे एक्टिंग टीचिंग के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बुलाया जाता रहा, फिर वहाँ की चयन समिति में बुलाया जाने लगा, फिर मैं एफटीआई में जाने लगा पढ़ाने, फिर मैं सतीश फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर मैं दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर मैं मेरठ फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में 7-8 साल पढ़ाया। इस तरह के रंगानुभव चल रहे थे और काम चल रहा था। 2011 में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना होती है और मुझे यहाँ अभिनय विभाग का प्रमुख बनाया गया और 2018 8 अक्टूबर से मैं 3 साल के कार्यकाल के लिए निदेशक नियुक्त किया गया। तो अभी मेरे 2 साल का कार्यकाल हो गया, अभी 1 साल और बचा हुआ है। तो ये मेरी रंग यात्रा है। और जो आप पूछ रहे थे पहला सवाल पूछा, ये भी जानना चाहेंगे कि कलाकार का जो जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ होता है, और रंगमंच की अगर हम बात करें तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होता ही है, ये हमें प्रायः देखने को मिलता है। आप चूँकि बंगाल की जो है वो बांग्ला पृष्ठभूमि से भी हैं, और बांग्ला में रंगमंच और अभिनय, संगीत, संस्कृति, इन सब का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। तो क्या उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपने इस क्षेत्र को चुना? नहीं, ये तो बड़ी थ्योरेटिकल बात हो गई।
भाई मैं बंगाल में थोड़ी पैदा हुआ ना, महाराष्ट्र में पैदा अच्छा हुआ। अच्छा मैं तो बुंदेलखंड में पैदा हुआ। अच्छा काय माँ साहब कितने जा रहे सफर खोल लो कि नहीं। ओके, तो मैं बाहर बुंदेली बोलता था, जी, घर जी। में बंगला बोलता था ताकि बंगाली होने का अनुभव होता रहे। और मैंने हिंदी रंगमंच को इसलिए चुना क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जर्मन, स्पेन, रशियन, नॉर्वेनियन, स्वीडिश, किसी भी भाषा का रंगमंच आप हिंदी में पा सकते हैं। बंगला में आप बंगला रंगमंच के अलावा ग्रीक और कुछ मॉडर्न पाएंगे, मराठी में मराठी के अलावा कुछ और, लेकिन हिंदी में हिंदी के अलावा भी और विश्व रंगमंच शेक्सपियर पाएंगे तो कालिदास भी पाएंगे, प्रेमचंद पाएंगे तो चेखव भी पाएंगे। इतनी वैरायटी मुझे हिंदी रंगमंच देता है, इसलिए मैंने हिंदी रंगमंच करना स्वीकार किया। नहीं तो मैं चाहता था तो कमर्शियल यात्रा एक्टर बनता और 65 लाख रुपए 6 लाख महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता, लेकिन मेरा वो ध्येय ही नहीं था। क्योंकि मेरी पहचान तो बुंदेलखंड से बनी ना, जब मैं 5 साल की उम्र में माँ दुर्गा पूजा में पाठ करने गया। मेरी पहचान तो जबलपुर से बनी ना, जहाँ मैं नाटक करने गया। मेरी पहचान तो भोपाल से बनी जब मैं रंगमंडल में प्रोफेशनल एक्टर बना। मेरी पहचान दिल्ली में बनी जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गया। मेरी पहचान बंगाल में जाने की वजह से नहीं बनी। बंगाल में गया, हैवदन नाटक लेके गया, मुझे बड़ी तालियां मिली, मुझे अच्छा लगा कि मेरे पूर्वजों की भूमि में मुझे स्वीकार किया गया है। लेकिन हिंदी रंगमंच की ताकत को कम करके बिल्कुल मत आंकिए। दूसरी बात आपने कही संघर्ष की, यह भी एक लोकप्रिय मिथ है, लोकप्रिय झूठ है। संघर्ष क्या जीवन में नहीं है? क्या सिर्फ रंगमंच में ही है? क्या एक आदमी जो बहुत खाता पीता अच्छी सरकारी नौकरी करता है और सरकारी गाड़ी और एफडी और बंगला भी रखता है, क्या आप कह सकते हैं कि 100% सुख ही सुख है? ऐसा नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हर साल जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनका संघर्ष नहीं है नौकरी के लिए? हर साल जो मेडिकल कॉलेज से और डेंटल कॉलेज से डॉक्टर्स निकल रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको नौकरियां मिल जाती हैं? नौकरी मिलने के बाद भी अगर आप एमएस किए हैं, मास्टर ऑफ सर्जन हैं, आपको 200 सक्सेसफुल ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तब जाके शहर में आपको लोग बोलेंगे ये बड़ा सर्जन है। तो आपको जीवन के 15 से 20 साल लगाने पड़ेंगे पढ़ाई के बाद। यही थिएटर में करना पड़ता है। रंगमंडल या एनएसडी जाओ, उसके बाद 15-20 साल थिएटर करो, अपने आप उसके बाद मिलेगा। अब आप सोचो कि मैंने कल डिप्लोमा किया है और अगले दिन से शाहरुख खान मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आए, सुभाष घई मुझसे बोले कि सर मेरी फिल्म के लिए अगर आप हाँ करें तो ही मैं फिल्म बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता सर। एक नाटक है मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, उसमें एक डायलॉग है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, उसने औरों को भी निर्माण का अधिकार और अवसर दिए हैं, वो देहरी पर धूप और नैवेद्य लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता। तो समय के साथ चलना चाहिए। हाँ, हिंदी पट्टी में आर्थिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए संघर्ष बहुत लंबा है। ये भी अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, लेकिन मेरे समय था। मेरे समय इसलिए था, मेरे समय तो क्रिकेट को भी कैरियर स्वीकार नहीं किया गया था। तो बहुत बाद में जब सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल हुए तब उसको कैरियर माना गया। आज उसको एक पता नहीं बहुत बड़ा प्रोफेशन मानते हैं। तो जब मैं एक्टिंग में आया तो मेरे जबलपुर के दोस्त मुझसे बोलते थे कि तुम भोपाल में क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं कारण जी के साथ नाटक करता हूँ। तो बोले नाटक करते तो दिन भर नाटक ही करते रहते हो? तो मैंने कहा नहीं, रिहर्सल करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो खर्चा पानी कैसे चलता है? मैंने कहा 700 रुपये मिलते हैं ना। बोले यार हम लोग यही अच्छा रहा, हम लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ते रह गए, ये नाटक कॉलेज में भी करता था और भोपाल में भी करता है, इसको 700 रुपये भी मिलते हैं। भैया काम नहीं करते कुछ? ये जवाब मुझे कई वर्षों देना पड़ा, मेरे पिता को देना पड़ा कि बड़ा बेटा तो तुम्हारा एयरफोर्स में इंजीनियर है, छोटा बेटा क्या करता है? पिता ने कहा भोपाल में एक्टिंग करता है। तो बोले एक्टिंग तो करता है चटई साहब, काम क्या करता है? शादी वादी कैसे होगी उसकी? लेकिन अब तो स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, फेस्टिवल ग्रांट है, इंडिविजुअल ग्रांट है, सैलरी ग्रांट है, इक्विपमेंट ग्रांट है, बिल्डिंग ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है, व्हाट एवर एल्स यू वांट। बल्कि अब तो ये ऐसा हो गया है कि थिएटर करने वाले बचे कम हैं, थिएटर में बहुत सारा काम बचा हुआ है। पहले ऐसा था कि थिएटर करने वाले बहुत थे
और थिएटर का काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। अभाव के पीरियड में ही कारंत पैदा होते हैं, अभाव के पीरियड में बंसी कौल, प्रसन्ना, रैना और हबीब तनवीर पैदा होते हैं, अभाव में पणिक्कर पैदा होते हैं, बाद में तो फोर्ड फाउंडेशन होता है, बाद में तो ग्रांट होता है। उसमें कितने महान नाटक आए हैं अपने अपने शहरों में, अगर आप गिनती करें तो पाएंगे कि पता नहीं कितने। ग्रांट लेकर जो नाटक लिखे गए हैं उनमें से कितने नाटक हैं जिनके 50-100 शो हो गए हैं अलग अलग शहरों में, शायद किसी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहे होंगे। नाटक एक प्रायोगिक चीज़ है, जब तक इसको दर्शक की स्वीकृति नहीं मिलती, इसको आप अपने तौर पे स्वीकृत नहीं कर सकते कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, आपने माना या नहीं, आपने माना ये मुझे पता चल गया या नहीं, तब टोटल कम्युनिकेशन ऑफ सर्कल होता है। ये नहीं कि मैंने कहा आपने सुन लिया, मैंने कहा आपने सुना और मुझे पता चला कि जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया। दैट इज द परफेक्ट सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डजंट मीन आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। संघर्ष इतना लंबा रहा है कि इस भोपाल में मुझे 20 रुपए के लिए भी भटकना पड़ा है 5 घंटे। आफ्टर NSD, आफ्टर बेस्ट एक्टर, आफ्टर रंगमंडल, मुझे ये भी तय करना पड़ता था मेरी बीबी के साथ कि आज पीले रंग का दूध का पैकेट लें, नीले रंग का या लाल वाला, या 2 बार चाय पी ली है, तीसरी बार पी जा सकती है क्या। बिजली का किराया मैंने लगभग 6 महीने नहीं दिया था, मकान किराया लगभग 8 महीने नहीं दिया था, सिगरेट वाले की दुकान पर तो मैं 1.5 साल उधारी करता रहा। लेकिन सबको भरोसा था कि ये नाटक वाला है, पैसे खा के भागेगा नहीं। और फिर ऐसे भी दिन आए थिएटर में ही, रोना नहीं रोना चाहिए, थिएटर में ऐसे भी दिन आए कि 31 तारीख को आदमी, 30 तारीख को आदमी स्ट्रगल करता है ना कि अब यार आखिरी दिन है, कल 1 तारीख को सैलरी मिल जाए। मैं 28 तारीख को 2 लाख रुपए कैश लेके गया था न्यू मार्केट और 3 घंटे में सारी खरीदारी कर ली थी मैंने, जिसमें घर की अलमारी, कैमरा, माइक्रो ओवन और कैमरा और टेलीविज़न और फ्रिज, मैंने कहा जितना सामान चाहिए सब खरीद लो। वो 2 लाख रुपए भी मुझे नाटक करके ही मिले थे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि नाटक में बड़ा संघर्ष है। संघर्ष हर क्षेत्र में है और बिना संघर्ष के जो सफलता मिले वो वृथा है, वो चली जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं समझेंगे आप। इसीलिए लोग बोलते ना हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। वो सही बात है, पर स्वतंत्र होने की कीमत कितनी बड़ी हमारे पूर्वजों ने चुकाई है, क्या उसका अंश मात्र भी हम अपने जीवन में जानते हैं या मानते हैं? बात वहाँ है। रंगमंच एक ऐसी विधा है जो मनुष्य के लिए सांस लेने की तरह जरूरी है। जब सिनेमा आया था तो लोगों ने कहा थिएटर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई फिल्म स्कूल था ही नहीं। तो पारसी थिएटर के सारे एक्टर गए, पारसी थिएटर की नायिकाएं गईं, गायिकाएं गईं, म्यूजिक कंपोजर गए, और पारसी नाटक एक सत्य हरिश्चंद्र देखकर ही दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म सत्य हरिश्चंद्र बनाई। तो सिनेमा को नाटक ने दिया है, सिनेमा को फिल्मों ने नाटक कुछ नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, ये मल्टी स्टारर फिल्में 1970 में आई, 2 अभिनेता, 3 एक्टर, 3 हीरो, 3 हीरोइन। वो पढ़िए दश कुमार चरितम, उसमें 10 हीरो हैं और 10 हीरोइन हैं। ये 7वीं शताब्दी का लिखा नाटक है। तो हमने अभी अपने इतिहास को खुद ही एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर दूसरा काल आया जब टेलीविजन आया। टेलीविजन भी आने के पहले इप्टा के लोग चले गए सारे सिनेमा में, बलराज साहनी और दीना पाठक, बड़े बड़े लोग, लेकिन नाटक चलता रहा। फिर टेलीविजन आया तो NSD के लोग चले गए, NSD के सारे बड़े बड़े एक्टर, नसरुद्दीन शाह से लेकर ओमपुरी साहब, रोनी हट्टंगडी, अनुपम खेर, सारे चले गए, खाली हो गया। राजेश विवेक भी चले गए। लोगों लगा अब तो NSD भी बंदी हो जाएगा, अब तो सब चले गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अगर नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी और अनुपम खेर जैसे लोग हमारे भारतीय सिनेमा में ना होते तो भारतीय सिनेमा में अभिनय का स्तर कहाँ होता। ये फिर एक योगदान है रंगमंच का सिनेमा को। सिनेमा का रंगमंच को कोई योगदान नहीं है। अगर हम बात करें कि सर कैमरा की क्लोजअप, मिड शॉट और लॉन्ग शॉट की, तो ये कॉन्सेप्ट कैमरे का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लाइटिंग का है और ये स्टेज लाइटिंग का है।
कि जब एक्टर को पूरा दिखाना है एक बड़े 30 फुट के स्टेज पर, तो एक स्पॉट डालो, दैट इज हिज लॉन्ग शॉट। अगर आप सामने से डाल रहे हैं हाफ प्रोफाइल, तो इट इज हिज मिड शॉट। एंड व्हेन यू टाइटली बेबी डालते हैं और सिर्फ चेहरे पे लाइट है और एक्ट्रेस बोल रही है, मत कहिए मुझे महेंद्र नाथ की पत्नी, मैं भी एक औरत हूँ, तो आप अंधेरे में सिर्फ उसके चेहरा और थरथराती आंखें देख रहे हैं। दैट इज द टाइट क्लोजअप इन द स्पेस which came again from the theater to the cinema. If you read the history of cinema, you can read it in the books. रंगमंच बहुत बड़ी चीज है। दादा, वर्तमान दौर में हम तकनीक का प्रभाव चारों तरफ देख रहे हैं और निश्चित है कि रंगमंच भी इससे अछूता नहीं है। तो इस तकनीक का हमारे रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या शिक्षण और प्रशिक्षण भी इससे प्रभावित हुआ है? अरे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रंग प्रश्न किया है। विदेश यात्रा से लौटे कुछ भारतीय रंगकर्मियों के दिमाग की उपज थी 1990-92 के दौरान, जब दिल्ली में कुछ लोग यूरोप में और इंग्लैंड में जो थिएटर देख के आए, उसकी कुछ घटिया कार्बन कॉपी क्रिएट करने की कोशिश की, ये समझे बगैर कि इस संस्कृति का भारतीय संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, हॉलीवुड की अच्छे से अच्छी सिनेमा में गाने होते हैं क्या? नहीं होते। और हमारे यहाँ बिना गानों की सिनेमा की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। संस्कृति का अंतर है। उन लोगों ने क्या किया, प्रयोगात्मक रंगमंच के नाम पे वीडियो इंस्टॉलेशन शुरू किए लाइव थिएटर परफॉर्मेंस में। ये इतना घटिया प्रयोग था। मैंने इब्सन का नाटक देखा, डॉल्स हाउस, नहीं सॉरी, वाइल्ड डक, मुर्गाबी, एनएसडी के अंदर देखा मैंने। वो मैंने देखा क्या हो रहा है उसमें, एक एक्टर जिसकी हाइट 5 फुट है, वो ऑडियंस से कुछ बात कर रहा है और उससे 3 गुने साइज स्क्रीन पर वो दिख रहा है। ऑडियंस कहाँ देखेगी? उधर। फिर बीच बीच में कहाँ देखेगी? इधर। उसके बाद वो घुस के दड़बे के अंदर जाता है, तो दड़बे के अंदर भी एक कैमरा लगा है, तो दड़बा दिख रहा है 3 फुट का, आदमी दिख रहा है सामने स्टेज पे 5 फुट का। इस तकनीक की और स्पीकर फोन की प्रयोग की बहुतायत हुई। मैंने तो एक नाटक ऐसा भी देखा जिसमें कब्र से निकले हुए कुछ आत्माओं की कहानी थी। तो पूरा जहां जिस जगह शो हो रहा था उस जगह पर 6 बड़े बड़े कब्र बनाई गई गड्ढे करके, और एक्टर उसमें घुस गए और बाद में धुआं फैलाया गया और लाइट वाइट साइकेडेलिक और वो लगाई गई और उसके बीच में से मास्क पहन के वो ऐसे निकल रहे हैं। फिर एक नाटक मैंने देखा, उसको देख के मैं तो अद्भुत रह गया। मकड़ी का जाला लगा एक रंगमंच पर, दर्शक जा रहे हैं, उन्होंने देखा जाला है, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कि अब क्या करें, तो उनको बोला गया कि नेक्स्ट सीन आगे है। तो अगले गए तो एक लड़का खड़े बैठ के अपने को पीट रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तीसरी जगह जाकर एक लड़की कविता लिख रही है और कुछ गाना गा रही है। ऐसे कुछ दृश्यों का संयोजन 150 फीट के स्पेस में कर दिया। इसको क्या कहा गया? समकालीन जीवन के प्रतिबिंब रंगमंच पर। ये समकालीन जीवन के प्रतिबिंब हैं। जैसे इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ खेतों में लोग फसल बोते समय गा नहीं रहे, जैसे हमारे यहाँ लोग श्रम गीत गाना भूल गए हों, जैसे हमारे यहाँ मछुआरे और माझी गीत नहीं हो रहे हों, जैसे हमारे समाज में युवा समाज सेवा के कार्य में आगे ना आ रहे हों, ऐसे कामों को ना दिखा के आप दिखा क्या रहे हो? यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उपजे समाज का चित्रण, जिसका हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं इस युद्ध की, तो मैं आपको बता दूं कि फिर महाभारत से बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ है इतिहास में। जब महाभारत का युद्ध हमें आस्थाहीन नहीं कर पाया, वो हमें जीवन से विमुख नहीं कर पाया, वो हमें डिप्रेशन की ओर नहीं ले जा पाया, तो हम ऐसे रंगमंच को युवाओं के ऊपर क्यों लाद रहे हैं और दर्शकों के ऊपर क्यों लाद रहे हैं कि दिस इज द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल थिएटर? टू हेल विद दिस मॉडर्न थिएटर। रंगमंच में तकनीक चाहिए तो उतनी जितनी उसकी जरूरत हो। दाल में नमक जितनी, आप तो नमक में दाल डाल रहे हैं साहब, ये तो पूरा खेल ही आप बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, मेरा एक आग्रह है, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि
भाई साहब, आप सब गांव कस्बों से आते होंगे, आपने रामलीला देखी होगी, भागवत कथा देखी होगी, वो भांडगिरी के प्रहसन होते हैं, स्वांग होते हैं, बहुरूपिया होता है, ये सब हमने बचपन में देखा है। शेर नचने वाले आते थे, वो सब हमने देखे हैं। आज भी ग्रामीण संस्कृति में वो है। हमारे समकालीन रंगमंच में, संस्कृत रंगमंच में कोई सेट नहीं होता था। लोक रंगमंच गांव के पेड़ के नीचे चबूतरा बना के किया जाता था। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर खाली रंगमंच है, ब्रेथ का थिएटर खाली रंगमंच है। बेयर स्पेस की अवधारणा है जिसमें सारा कुछ रचा जाना है, वही तो रंगमंच का रहस्य लोक है। अगर आप मकान की जगह मकान, नदी की जगह नदी और बकरे की जगह बकरे को दिखा रहे हैं तो आप फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म का माध्यम है। फिर यहां तो गधे का रोल करने के लिए भी एक्टर चाहिए। फिल्म में गधे का रोल करने के लिए गधा ही चाहिए, लेकिन सिनेमा में, थिएटर में गधे का रोल करने के लिए बड़ा इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए जो आवाज और मूवमेंट का धनी हो। तो आप देख सकते हैं कि रंगमंच में गधे का रोल करना भी कितना बड़ा हो सकता है दूसरे माध्यमों की बजाय। तीसरी बात, हम रंगमंच में तकनीक का प्रयोग कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे? दिल्ली, अहमदाबाद, पूना, सूरत, मुंबई, सोलापुर में नहीं कर पाएंगे, कोल्हापुर और सतारा में नहीं कर पाएंगे, बैतूल में, भदोही में, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी में और हिमाचल के गांव में नहीं कर पाएंगे, गोवा के गांव में नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ आप पणजी में कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे कहीं। अगर रंगमंच को जनोन्मुख करना है, अगर गोल्डन पीरियड जो था जब जनता अपने इच्छा से नाटक देखने आती थी, उसको कोई आमंत्रण नहीं भेजता था, उसको कोई निमंत्रण नहीं भेजता था, उसके लिए कोई पास जारी नहीं करता था, उसको कोई मुख्य अतिथि भी नहीं बनाता था, लेकिन जनता खुद आती थी नाटक को देखने के लिए। इसका मतलब है हमारे पास नाटकों की स्क्रिप्ट्स कमजोर हैं। आज हमारे पास बहुत बड़े विजनरी डायरेक्टर्स की कमी है। हमारे पास 2 घंटे नाटक को सांस रोककर दर्शक देखे ऐसा सूक्ष्म अभिनय करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों की कमी है। हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट, लाइट आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर की भारी कमी है। हमारे यहाँ रंगमंच के ऊपर लिखने वालों की भी संख्या बड़ी सीमित है। मैं तो जब विद्यार्थी था, नेमीचंद जैन, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, विनोद नागपाल, कविता नागपाल, जयदेव तनेजा, सत्येन तनेजा, ऐसे लोग लिखते थे जिनके लिखने का एक असर पैदा होता था। वो रिपोर्टिंग नहीं लिखते थे, वो समीक्षात्मक साहित्यिक लेखन करते थे। रंगमंच को अपनी जड़ों की ओर आना पड़ेगा। रंगमंच मूलतः सरल है और सत्य है और सिंपल है, सहज है, वही उसकी ताकत है। टेक्नोलॉजी के लिए कैमरा है ना, सिनेमा है ना, टेलीविजन है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन है ना। आप रंगमंच का मुकाबला उनसे क्यों कर रहे हैं? वो तो अपना मुकाबला कभी आपसे नहीं कर रहे। ये तो वैसे ही है कि मेरी बेटी को तो आप ब्याहने को तैयार नहीं है, मैं ही आपके लड़के को दामाद बनाने के लिए मारा जा रहा हूं। इतनी हीनता का भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। रंगमंच सारी विधाओं के पितामह है। सिनेमा, टेलीविजन की बात छोड़िए, चित्रकारी, नृत्य, कोरियोग्राफी, शिल्प, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सब इसमें समाहित है। ये वो ज्ञान की भूमि है जिसको ना देवता कर सके, ना दानव, ना असुर। तब भरत मुनि ने 100 पुत्रों के साथ कहा मानव ही करेगा, क्योंकि उसी के जीवन में सुख है, दुख है। वही कभी पशु भी बन जाता है, वही कभी देवता भी बन जाता है, वही कभी बड़ा भला हो जाता है, वही कभी बड़ा चालाक हो जाता है। ऐसा आदमी ही शायद नाट्यशास्त्र के साथ न्याय कर पाएगा, नाटक कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होना पड़ेगा, मानवीय होना पड़ेगा, मानवीय भावनाओं के तटों को संस्पर्श करना पड़ेगा, तब रंगमंच पुनः अपनी जगह पा जाएगा। ये मेरा 100% विश्वास ही नहीं, दावा है। दादा, आपने रंगमंडल और एनएसडी, इन दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सारगर्भित हम लोगों को जानकारी दी है। हमारे मन में एक जिज्ञासा आपकी इस जानकारी से आई है कि क्या रंगमंडल और एनएसडी, इन दोनों में कोई अंतर आप देखते हैं? हाँ, बहुत अंतर है। रंगमंडल
नए कलाकारों को लेके बनाया गया था, अनगढ़ लोगों को लेके। हम लोग कहीं से ट्रेंड नहीं थे, शौकिया रंगमंच से आए थे और सीधे शुरू हो गए थे। तो हम लोग को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी और नाटक किए जाते थे। लेकिन रंगमंडल एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ अलग अलग शैली के अलग अलग नाटक, अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग टूर, अलग अलग फेस्टिवल, इसमें करना पड़ेगा। एनएसडी एक ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है 3 साल का, कि 3 साल में पर सेमेस्टर हम आपको इतने सब्जेक्ट इतना पढ़ाते जाएंगे और साथ में नाटक भी करवाते जाएंगे। तब ग्रेजुएशन के बाद 3 साल हो तो आप एक नाटक में डिप्लोमा डिग्री के लायक बनते। रंगमंडल में मैंने ये सीखा कि गांव और खेत में 2 बांस गाड़कर, हैलोजन गाड़कर लाइट कैसे कर सकते हैं, और शादी के तख्ते जो होते हैं लोहे के वाले, उसके ऊपर दरी बिछा कर नाटक कैसे कर सकते हैं। मैंने रंगमंडल में ये सीखा कि बस्तर के जंगलों में खुद ड्रम बजाते हुए देखो 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 इंसाफ का घेरा, रानी क्या फैसला देगी, और आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं हाट में, वो रंगमंडल में कारंजी से सीखा। एनएसडी से ये सीखा कि अगर 40 बाई 40 का कमानी का ऑडिटोरियम है, उस पर सेट डिजाइन करना, लाइट डिजाइन करना और एक्टिंग करना का क्राफ्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरी ओर, एक ओर आप कॉमन मैन के साथ हैं, दूसरी ओर आप एलीट क्लास के साथ में। मंडी हाउस मींस एलीट क्लास ऑफ द दिल्ली। तो एलीट के सामने करना अलग होता है, क्योंकि एलीट का रिएक्शन भी अलग होता है। जब मैं पहली बार दिल्ली गया तो एक कॉमेडी नाटक हो रहा था, 2 कश्तियों का सवार, जिसको भोपाल में देखकर लोग हंस के लोटपोट हो जाते थे। जब उसका वहां शो हो रहा था तो लोग हार्डली, बहुत ही हिपोक्रेटिक या उस तरह का एक था, एक जो होता ना कि ये जो एक होता ना, एक सहज भाव से आ गया, वो दर्शक भी वहां एक लगता है कि थोड़ा सा बेचारे ज्यादा समझदार है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा समझदारी आपको रोकती है प्रतिक्रिया देने से। तो दिल्ली के दर्शकों के मुकाबले में हमेशा भोपाल का दर्शक ज्यादा जीवंत है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भोपाल में थिएटर करता हूँ। अंकुर जी, एम.के. रैना और कारण जी और बंसीदास, सबने इस बात को स्वीकार किया कि भोपाल में जो दर्शकों का रिस्पॉन्स मिलता है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। इट इज लाइक कैलकाटा और पूना, क्योंकि गहरे 400-600 साल वाले गढ़ हैं थिएटर के। दिल्ली, कलकत्ता में आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैबदन का शो हो रहा था, जैसे ही कास्ट में अनाउंस हुआ कि एक कोई चैटर्जी भी है जो देवदत्त कर रहा है, तो पूरा रविंद्र सदन खड़ा होकर तालियां बजाने लगा कि हिंदी बेल्ट से कोई चटर्जी आया है इस नाटक में रोल करने के लिए। तो मुझे पहली बार लगा कि यहाँ बंगाली होने का कुछ फायदा मिला है मुझे कलकत्ता में। रसगुल्ला तो ठीक है, माछ भात तो ठीक है, पर ये भी मुझे मिला है। तो एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जब मैं एनएसडी गया था या जब मैं रंगमंडल गया था, तब से लेकर अब तक गंगा से वोल्गा में बहुत पानी भी बह गया है। समय बड़ा परिवर्तनशील है और परिवर्तन होना भी चाहिए, और परिवर्तनों को हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ चलने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। हमारे पूर्वज धोती बंडी पहनते थे, हम तो पैंट कुर्ता पहन रहे हैं ना जी। तो हम कितना भी देसी होने की भी बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव लेकर हम जी रहे हैं। आप भी जो ये शर्ट पहने हैं ये भारतीय नहीं है ना, लेकिन आप भारतीय हैं। ये हमारे अंदर एक विरोधाभास भी आ गया है, तो वो हमारे रंगमंच में भी आ गया है वो। लेकिन तब एक चीज थी, मैं अपने कैरियर को लेकर कह सकता हूं कि मेरे कैरियर में मेरे हर डायरेक्टर ने मुझे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार लेके तक काम किया है मेन रोल में, क्योंकि एक एक्टर के रूप में मैं सिर्फ अपने निर्देशक का अभिनेता हूँ। मुझे जो डायरेक्टर बोलेगा मैं वही करूँगा। मैं क्लास में अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं विद्यार्थी हूँ ये मान के कि मुझे नहीं मालूम, और वो सामने वाला मेरा शिक्षक है जो ज़्यादा जानता है, तो मैं विनीत भाव से ही इसको सीखूंगा। ऐसे नहीं कि अब मुझे क्या सिखाओगे, इस भाव से तो सीखा नहीं जा सकता ना। सिखाने का तरीका भी चाहिए, सीखने का भी तरीका चाहिए। हमारे यहाँ नीति शास्त्र कथा सागर में विद्यार्थी होने के बारे में एक श्लोक है, बको ध्यानम, बगुला घंटों ध्यान लगाए रखता है। बको ध्यानम काग दृष्टि, आसमान में उड़ते से देख लेता रोटी का टुकड़ा कहाँ है।
श्वान निद्रा, खट हुई आंख खुल जाती उसकी। तो बको ध्यानम काग दृष्टि श्वान निद्रा अल्प वस्त्रम अल्प आहारम एतमेव लक्षणम विद्यार्थी एवच। ये नहीं है कि साहब मैं तो कुछ जंक फूड भी खा रहा हूं और फैशन का पुतला भी बना हुआ हूं और बाल में शैम्पू करके गॉगल पहन के वो लोग एक्टिंग सिखाओ। ऐसा भाव भी नहीं हो सकता ना सर। पर वो सब परिवर्तन तो हम लोग के परिवार और समाज में भी आए हैं, तो वो परिवर्तन रंगमंच में भी आएंगे। लेकिन अच्छी बात ये है, मेरे समय में रंगमंच में बीए, बीकॉम, बीएससी वाले लोग आते थे। उसमें भी आधे से ज्यादा लोग सप्लीमेंट्री वाले होते थे, यकीन मानिए। और 2-3 तो ऐसे होते थे जो बरसों एक ही क्लास में होते थे। हमारे ऐसे कई मित्र थिएटर में, नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन आज अगर आप देखें, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले, मेडिकल पढ़ने वाले, पत्रकारिता पढ़ने वाले, मैनेजमेंट पढ़ने वाले बच्चे रंगमंच करना चाहते हैं। टेलीविजन में जाने वाले लोग रंगमंच करना चाहते हैं, रेडियो में काम करने वाले लोग रंगमंच करना चाहते हैं, क्योंकि रंगमंच आपको 3 डायमेंशनल प्रेजेंस के साथ रंगमंच में प्रस्तुत करता है। मैं रंगमंच में जब खड़ा होता हूं तो मेरी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दर्शक को दिखती है। लेंस में वो 2 डायमेंशनल हो जाती है, सिंगल डायमेंशनल हो जाती है। वो 3 डायमेंशनल इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो वो 3 डायमेंशनल इफेक्ट ही रंगमंच का शक्ति है। आज जो अलग अलग व्यवसायों के लोग, जिनको थिएटर जिंदगी में कभी करना नहीं है, लेकिन वो थिएटर करके देखते हैं, क्योंकि ये उनको बोलने का आत्मविश्वास देता है, ये उनको आंखों में आंखें डाल के बात करने का साहस देता है, ये उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रण में रखना सिखाता है। रंगमंच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अचूक अभेद्य हथियार है। ये ब्रह्मास्त्र है। इसके लिए आपको 15 दिन के लिए 15,000 रुपये खर्च करके कोई पर्सनैलिटी ढूंढने की क्लास नहीं करनी, जो कंप्यूटर पे अंग्रेजी में कुछ बोल के कर देते हैं ना, कि यू नो द टेबल मैनर्स एंड द स्टूडेंट्स टुडे वी हैव, तो उससे बहुत ज़्यादा आतंकित मत होइए। पिज्ज़ा खाइए पर पुदीने की चटनी का मज़ा लेते रहिए। रंगमंच और एनएसडी के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से हमें अपनी जानकारी दी, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि एनएसडी के आपके जो खास मित्र रहे हों और जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे। इंदर एक सीरियल आ रही है सब टीवी पर, वो आती है तेनालीराम। तेनालीराम में जो तेनालीराम का मुख्य कॉम्पिटिटर महामंत्री है पंकज बैरी भी मेरे साथ इंटरव्यू देने आए थे एनएसडी का, और शायद उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, पर वो उन्होंने वेट नहीं किया, वो चले गए, बॉम्बे चले गए सीधे। मीता वशिष्ठ हमारी बैचमेट हैं, और स्वर्गीय इरफान खान साहब। इरफान मेरा बैचमेट और बहुत प्रिय दोस्तों में से, मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक हॉस्टल में भी एक साथ रहते थे, मंडी हाउस में भी साथ में रहते थे, स्टेज में भी साथ में काम करते थे। अमित रंजन बैनर्जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इदरीस अनवर मलिक और अशोक लोखंडे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दिल्ली में मेरी बैचमेट जो बहुत अच्छा थिएटर करती हैं, क्षितिज ग्रुप चलाती हैं, भारती शर्मा, और उनके पति विपिन, जो सिक्किम एनएसडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, ये मेरे बैचमेट हैं। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, और आज भी हम लोग एक साथ कांटेक्ट में हैं। और हम लोग का एक ग्रुप है 87 NSD। हम लोग उस पर रोज़ व्हाट्सअप करते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, एक दूसरे गाने बताते हैं। और हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि कौन कौन सी फिल्म कर रहा है, कौन टेलीविजन कर रहा है, कौन ने थिएटर में क्या उखाड़ लिया। हम लोग को एक दूसरे से मतलब है कि तू कैसा है, तेरे घर वाले कैसे, तेरी बीवी कैसी है, तेरा बेटा क्या कर रहा है, वो सब बातें होती हैं। एनएसडी में एक अनुभव लोअर डेप्थ्स नाटक में हुआ 3rd ईयर में। जैसे मैंने बताया, मेरा एक ही भाई है गौतम चैटर्जी, उसकी शादी होशंगाबाद में हो रही थी। कारण जी ने मुझे जाने नहीं दिया, और प्रगति मैदान में 2 कश्तियों का सवार का शो था। तो मैं शो करके फिर फ्लाइट से वापस भोपाल आया, और ट्रेन से जबलपुर गया, और रिसेप्शन अटेंड करके फिर वापस चला गया। और एनएसडी 3rd ईयर में एक बड़ा दुखद लेकिन शक्ति देने वाला प्रसंग था। राम गोपाल बजाज साहब मैक्सिम गोर्की का नाटक तलगर हमारे साथ कर रहे थे, और मैं उसमें सातिन की मुख्य भूमिका भी कर रहा था। शो से 3 दिन पहले खबर आई कि मेरे पिताजी की मृत्यु बड़े भाई के पास श्रीनगर में हो गई है, और मुझे तुरंत श्रीनगर जाना है। मैं उस समय 24 साल का था,
और मेरे सामने एक बड़ा सवाल था कि अब क्या। तब मुझे याद आया कि जब मैं रंगमंडल आया था तो अलकदा ने बताया था कि उनकी माँ की मृत्यु जब हुई थी वो शो के बाद घर गए थे। मुझे कारण जी ने बताया था कि उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी वो शो में थे और शो के बाद उनका फ्यूनरल करने गए थे। तो मैंने सोचा कि शो देखने के लिए टिकट बुक हो चुकी है, मेरे साथ के लोग 2 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे वापस तो आना पड़ेगा। तो मैंने बजाज साहब से कहा कि मैं जाना चाहता हूं और मैं वापस आना चाहता हूं। मैं आज भी बजाज साहब को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मेरी स्कॉलरशिप 400 रुपये थी और आदरणीय बजाज साहब ने मेरी दिल्ली से फ़्लाइट की टिकट बुक कराई श्रीनगर की, और श्रीनगर से वापस दिल्ली की, और मुझे एक टैक्सी किराए पे दी, हाथ में नगद कुछ पैसे दिए और कहा तुम जाओ। मैं गया और श्रीनगर अपने पिताजी का फ्यूनरल किया। उसके बाद मैं अगली सुबह की फ़्लाइट से वापस दिल्ली आया और एक दिन बाद ही तलघर नाटक का शो था जिसमें मेरा पहला डायलॉग था, लाशें कुछ सुनती नहीं, लाशें कुछ महसूस नहीं करती, लाशें कुछ बोलती नहीं। ये डायलॉग जब मैं बोल रहा था सर्कुलेशन यूनिट एनएसडी में खड़ा होके 24 साल की उम्र में, उस समय मैंने ये ताकत महसूस की कि अगर मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, उनकी फ्यूनरल के बाद भी मंच पर आकर खड़ा होकर एक्टिंग कर सकता हूँ तो रंगमंच से मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकेगा। रंगमंच ने मुझे स्वीकार कर लिया है, रंगमंच ने ही मुझे वो ताकत दी है। और फिर मैं जब कभी सुनता हूँ थिएटर में कि आज मेरे कज़न की बर्थडे है इसलिए मैं लेट हो गया, या मेरे स्कूटर का पेट्रोल कम हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया, तो मुझे बड़ा शोक होता है, बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि इतने आसानी से लोग क्यों ले लेते हैं। आप अपने बहन की शादी में लेट जाते हैं क्या? अपनी नौकरी में लेट जाते हैं क्या? नहीं जाते। आप अपने पिताजी की दवा टाइम पे देते कि नहीं देते? देते। तो रंगमंच को आपने ऐसी क्या खेती मान ली है जहाँ से आप कुछ भी काट सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं? क्या ये आवारा पशुओं का कोई खेत है? नहीं, ये तो बहुत ही संस्कार वालों का काम है। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ वाले कबीर पंथियों का खेल है ये, जहाँ कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कोई एफडी पेंशन नहीं है। काम करते जाना है, काम करते जाना है और काम ही करते जाना रंगमंच की एक यात्रा है। यहाँ पड़ाव हैं, मंजिलें आती रहेंगी, वो भी पड़ाव हैं। नित नए मंजिलों की हसरत रखता हूँ, उड़ान को हौसले बहुत हैं, आसमान भी कम पड़ जाएगा अगर अपने पर फैला लूँ तो। क्या आपसे बात करके वाकई हम सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपकी प्रतिभा और आपकी योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपको मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का निदेशक नियुक्त किया। उसके बाद आपने कुछ नई नवाचार आपने किया हो, या कुछ ऐसा करने की आप अपने मन में कुछ योजना रखते हो, तो उस बारे में हमें जरूर। देखिए, नाट्य विद्यालय में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है और उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है। हमारे नाट्य विद्यालय में पहले से बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा था, उस अच्छे काम को जारी रखते हुए कुछ नए काम जो आप बोल रहे हैं मैंने शुरू करने की कोशिश की। नाट्य विद्यालय में पहले बाल रंगमंच का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं था, पर हमने पिछले साल से उसको शुरू किया और इस साल हम मध्य प्रदेश में 5 बाल नाट्य कार्यशालाएं अभी 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद शुरू करने जा रहे हैं। नाट्य विद्यालय का अपना प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन होना चाहिए, विस्तार कार्यक्रम होना चाहिए। ये विस्तार कार्यक्रम भी मैं शुरू करवा रहा हूँ सरकार की स्वीकृति से। अगले 2 महीने में 5 बड़े वर्कशॉप 5 बड़े शहरों में होंगे और इसमें से 4 प्रस्तुतियाँ अंचल की बोलियों पर आधारित होंगी। जो निमाड़ में करेगा वो निमाड़ी में, जो मालवा में वो मालवी में, जो बुंदेलखंड में वो बुंदेली में और जो बघेलखंड में वो बघेली में। मध्य प्रदेश के आंचलिक भाषाएं मध्य प्रदेश की पहचान है। समकालीन नाट्य कृतियों को इन आंचलिक भाषाओं में देखना एक सुखद नाट्य प्रयोग और एक नवाचार की शुरुआत होगी। हमने नाट्य विद्यालय के ग्रेजुएट्स को नाट्य विद्यालय के वर्कशॉप से जोड़ने की एक योजना बनाई है, जिसमें तकनीकी कामों के लिए हम हर प्रस्तुति में एक्सटेंशन प्रोग्राम के नाट्य विद्यालय के 2, 3, 4 लोग भेजेंगे, कभी संगीत, कभी लाइट, कभी मेकअप, कभी सेट डिज़ाइन, ताकि उनको भी नाट्य विद्यालय के काम से जोड़ने का मौका मिले। एक अपनी व्यक्तिगत पसंद भी है कि रंगकर्मियों को लाभ हो, क्योंकि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। ये राष्ट्रीय संस्थान है, इसमें सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का भी तो एक
अपना अधिकार बनता है। अगर हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सिक्किम केंद्र की बात करें तो वहाँ 85% रिजर्वेशन सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ भी 80% रिजर्वेशन सिर्फ त्रिपुरा के लिए है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में, मैंने डायरेक्टर बनने के बाद अब 60% तक कर दिया है। पहले ये 40 तक था, अब 60% तक हो गया है मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन। तो मध्य प्रदेश के रंगकर्मी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के अलग अलग आयोजनों में आते हैं, समापन समारोह में आते हैं, हम बैक स्टेज में उनकी सहायता लेते हैं। हमने सेमिनार की सीरीज शुरू की है और पिछले साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बनारस केंद्र के साथ मिलकर एक दिन का हमने सेमिनार किया था। अब हम वेबिनार की शुरुआत की है, हम वेबिनार का काम कर रहे हैं। अब चबूतरा रंगमंच का निर्माण हुआ है तो हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के कार्यक्रम सबसे पहले उस पर होंगे। उसके अलावा जो समय होगा, स्कूल के जो अकादमिक कोर्स है उस कोर्स से मिलने जुलने वाली कुछ प्रस्तुतियां अगर कोई नाट्य समूह करना चाहे तो सरकार की स्वीकृति से वो भी इसमें होंगी। उसके लिए हम मंच निःशुल्क देंगे क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स की एकेडमिक एक्टिविटी का एक हिस्सा होगा। और पहला तो वो विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही होगा। ये सब कुछ नए काम हैं और एक बहुत नए काम जिससे नाट्य विद्यालय के बच्चों को भविष्य में रोजगार की संभावना हो, उसके लिए कोशिश हम शासन स्तर पर लगातार कर रहे हैं और शासन ने बहुत अधिक सहयोग उसमें दिखाया है। और हम आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएंगे कि नाट्य विद्यालय का कोर्स संबद्ध कर दिया जाएगा एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और अगले सत्र से हमारे विद्यार्थी जो होंगे वो संबद्ध होंगे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से और नाट्य विद्यालय का सर्टिफिकेट कोर्स उनके पास होगा। तो टेलीविज़न, रेडियो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। याद रखें, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक स्किलफुल नहीं होंगे, जब तक हुनरमंद नहीं होंगे, रंगमंच में पैसा कमाना मुश्किल है। और उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि शासन की स्वीकृति इस पर मिलेगी और हम आपको इस बारे में सुसमाचार शुभस्य शीघ्र में देंगे। और चलते चलते हम भारत भवन, जिसे कि हम रंगमंच का मक्का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके बारे में यदि चर्चा ना हो तो ये आज का साक्षात्कार आपसे अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, भारत भवन और भोपाल, क्योंकि हम भोपाल से हैं तो इसका हाँ, एक दूसरे से जो अटूट नाता है जी, उसको रंगकर्म से आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल भोपाल, भारत भवन, इसके अलावा भी एक और भवन है जिसका मेरे जीवन से बड़ा जुड़ाव है, वो है हमारा रविंद्र भवन। रविंद्र भवन का निर्माण 1961 को हुआ और 1961 की 11 जनवरी को ही ये खाकसार इस दुनिया में आया। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जन्म जिस साल हुआ उसी साल ऑडिटोरियम बन रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ आके नाटक करने थे, इंटरव्यू देना था, कुछ लोगों के साथ कुछ करना था मुझे। भारत भवन एक ऐसी जगह है जहाँ आके मैंने आँख खोली क्या कि जबलपुर के शहीद स्मारक भवन के बाहर भी नाटक क्या होता है, मानस भवन के स्टेज के बाहर क्या नाटक होता है, लाइटिंग क्या होती है। आपको मैं बताऊं, भारत भवन के अंतरंग में जो लाइटिंग के ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक जहाँ लगते हैं छत पे, उस पर नंबर लिखे ना 47, 48, 49, वो सारे नंबर सुरेश भारद्वाज, हुड्डा और मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं जब वो बन रहा था। और वो जगह दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में विकसित हो रही थी। कारण जी ने देखकर अशोक जी से बोला, नहीं 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 नहीं, आप मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं, वल्लभ भवन में कर सकते हैं, यह तो नाटक के लिए होगा। वो अंतरंग छीन दिया गया। इसलिए अगर ध्यान दें, अंतरंग की छत अभी भी नीची है काफ़ी, क्योंकि बेसिकली वो थिएटर ऑडिटोरियम के लिए बनाया नहीं गया था, लेकिन उसको ले लिया गया बलात्। और बहिरंग तो कारण जी ने कहा मैं लूँगा ही। और फिर पीछे तरफ बाथरूम थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आधे अधूरे करो अलग, तो उसको तलरंग बोल दिया। तो कारण जी सब जगह ढूंढते रहते थे। अभी जहाँ दादा धूनी वाले का मंदिर का है उसके पास एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, तो कारण जी ने एक नाटक नुक्कड़ वहाँ भी करवाया था, उसका नाम दिया था कूपरंग, कि ऑडियंस खड़े होकर देख रही है और एक्टर्स नीचे से एक्टिंग कर रहे हैं और डायलॉग बोल रहे हैं। तो एक ये बर्ड आई व्यू भी थिएटर का हो सकता है ना, कि ऊपर से दर्शक देख रहे हैं। कारंत जी ने भारत भवन के चप्पे चप्पे पर रंगमंच किया था। भारत भवन के जो डोम दिखते हैं ना आपको कलर्ड, उस डोम के ऊपर ग्रीक नाटक एगमेम्नॉन हुआ है जॉन मार्टिन का। और भारत भवन में घुसते ही जो सीढ़ियाँ हैं और उसके नीचे जो बाथरूम के सामने
वो है फवारा वाला चौबारा, वहाँ पर एफिजीनिया इन ऑवलिस हुआ था। और जो भारत भवन का बहिरंग है, वहाँ घाशीराम कोतवाल, अंधायोग और ट्रोजन वुमेन जैसे नाटक हुए थे। भारत भवन के चप्पे चप्पे पर नाटक हुए हैं, यहाँ तक कि पीछे जहाँ सिरेमिक के पीछे एक छोटी सी जगह और कुछ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे अलग जी ने श्रीकांत वर्मा की कविता मगध की थी, वो भी परफॉर्मिंग की जगह बना दी थी। शायद कैंटीन को छोड़ के हर जगह परफॉर्म किया है। और भारत भवन हमारी ज़िंदगी में वो बन के आया, आप यकीन करेंगे भोपाल की आबादी तब 4 लाख रही होगी 1982 में, लेकिन जब घाशीराम कोतवाल ओपन हुआ ना, उसके 4 शो रखे गए थे, 14 शो रखने पड़े, जबकि 20 रुपये टिकट था बहिरंग में। और हाउस पैक 14 शो बहिरंग में हमने पहली बार देखे भोपाल में। तब हमने भोपाल में रविंद्र भवन ने जब मृत्युंजय किया, तो मृत्युंजय नाटक के शोज होने शुरू हुए तो रविंद्र भवन में लाइन लगनी शुरू हुई गेट तक, पॉलिटेक्निक तक। और मृत्युंजय जब भारत भवन में हुआ तो उस समय के दर्शक जानते हैं कि भारत भवन के गेट पे जहाँ टिकट विंडो है, वहाँ से लेके कमला पार्क तक लाइन लगी थी, नीचे जहाँ चमेली वाले बाबा का वो है। टिकट लेके नाटक देखने की परंपरा भोपाल में रही है। पिछले 10, 15, 20 सालों में वो परंपरा कुछ क्षीण हुई है। लोगों को बिना टिकट नाटक देखने की आदत है। अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसे लोगों को गंभीर होना चाहिए नाटक देखने के लिए। कई लोग सूरज डूबने देखने आते हैं भारत भवन और देखते हैं अंतरंग में कुछ हो रहा है, वहाँ घुस जाते हैं। फिर जब मन होता है कि 8 बज गए घर जाना है तो निकल जाते हैं। कुछ लोग आगे की रो में बैठते हैं और फिर खड़े होकर अपने सोचिए, सामने जो अभिनेता है, जो डांसर है, जो गायक है, जो साहित्यकार है, उसकी साधना पे आप क्या कर रहे हैं? हमें गंभीर रंग करनी ही नहीं चाहिए, हमें गंभीर रंग दर्शक भी चाहिए। नाट्यशास्त्र में कहा है हर वो आदमी जो नाटक देखता है वो दर्शक नहीं है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि दर्शक सुसंस्कृत, सुरसिक और सुप्रशिक्षित होना चाहिए। ऑडियंस की भी ट्रेनिंग है, नाटक कैसे देखा जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आप थे आलोक चटर्जी। हमारे दर्शक आपसे बात करके, आपके साक्षात्कार से आज निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और अब अंत में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने मन की कुछ बात हम सभी के साथ साझा करें। मैं वही बात कहूंगा जो मेरे गुरु कारण जी ने मुझसे कही थी। ये सोच के कभी रंगमंच में मत आइए कि रंगमंच कोई ऐसी जगह है जो आपको बहुत जल्दी ग्लैमर दे देगी। रंगमंच एक ऐसी जगह है जहां आपको स्वीकृति के लिए भी 10 साल लगेंगे, दर्शकों की स्वीकृति के लिए कि हाँ आप अच्छे अभिनेता, अच्छे डायरेक्टर हैं, आपका नाटक देखा जाना चाहिए। बरसात होगी तो भी देखा जाना चाहिए, ठंड होगी तो भी। उसके लिए तैयार हैं क्या? अगर हर महीने पैसा ना मिले तो भी नाटक करने की आग छाती में रहेगी क्या? अच्छा, बैचलर हैं, बड़ा उत्साह है, बीवी बच्चे लेकर, गैस का सिलेंडर और सब्जी का थैला लेकर नाट्यशास्त्र पढ़ने और ब्रेथ का नाटक और शेक्सपियर पढ़ने की इच्छा बचेगी क्या? अगर वो है तो ही रंगमंच में आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छे कोई दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन ये तो खुद को ही जला के खुद से ही एक नई चीज गढ़ने की विधा है। इसमें यजमान भी हम हैं, यज्ञ में पड़ने वाली आहुति भी हम हैं, यज्ञ से निकलने वाला धूम्र होम भी हम हैं, और उस होम से जो सुगंध निकल रही है उसको ग्रहण करने वाली नासिका भी हम हैं। नाट्यशास्त्र कहता है अभिनेता एक चरित्र को मां की तरह कल्पना में धारण करता है और मां की तरह उसे अपनी कोख में, अपने दिल में पालता है। रिहर्सल में वो उसे 9 महीने की तरह बड़ा करता है और प्रदर्शन के दिन उसका प्रसव होता है कि वो बच्चा कैसा है। तो वो खुद ही माँ है, खुद ही प्रसव करता है, और रोल के रूप में वो नवजात शिशु है जो सभी दर्शकों को दिख रहा है। ये सब एक ही है, एक ही तत्व है, दूसरा तत्व है ही नहीं। ये सब समझ सके, साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास की समझ को बढ़ा सकें, रोजाना अखबार पढ़ सकें 14 पेज का, कम से कम एक टीवी बुलेटिन पूरा 15 मिनट का सुन सकें, पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहें,
थिएटर करने का अभिमान ना पालें कि मैं थिएटर करता हूं और तू सब्जी बेचता है। वो सब्जी नहीं बेचेगा तो तुम अच्छा सोच नहीं पाओगे खा के। उसकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हारी। कहते हैं कि चोर की भी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो ताले नहीं तोड़ेगा तो ताला इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इसलिए चोर भी समाज की एक जरूरत बन जाती है। चोर को पकड़ने के लिए फिर एक संस्था बनती है पुलिस, फिर उसके न्याय के लिए एक अदालत बनती है। तो एक अपराध से भी कई बार कितने सकारात्मक दूसरे प्रोफेशन पैदा हो जाते हैं। अभिनय तो मानव के लिए सभ्यता का आमूल बुद्ध चरणबद्ध विकास है। जो 2 लाख साल में आदमी ने विकास किया है उसमें सिर्फ तकनीक का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का ही विकास नहीं किया है। सिर्फ सड़क पुल ही नहीं बनाए हैं, सिर्फ रॉकेट और प्लेन ही नहीं बनाए हैं सर। रंग कर्म आदमी के दिमाग को बनाता है। कोई कहता है रंग कर्म का सामाजिक रोल क्या क्या है, तो मैं कहता हूं कि जब 2 घंटे आपका बच्चा हमारे साथ रिहर्सल करता है ना, वो ड्रग्स नहीं ले रहा होता है, वो किसी लड़की को नहीं छेड़ रहा होता है, वो शराब नहीं पी रहा होता है, वो कहीं जुआ नहीं खेल रहा होता है, वो कहीं जाकर किसी असामाजिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो रहा होता है। रंगमंच देता ही देता है, लेता तो कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ अभागे कहते हैं हमें रंगमंच ने क्या दिया। अरे यही दिया कि तुम इस बोलने लायक हुए कि रंगमंच ने तुम्हें क्या दिया, नहीं तो तुम्हारे पास ये शब्द भी नहीं होता। जय रंगमंच।